नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं योगेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और सेंचुरीज के सीरीज में हम पार्ट 2 पे आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एमपीपीएससी और वनडे एग्जाम में अब जो प्रश्न पूछे जाने का जो तरीका है या फिर नया तरीका जो इजाद किया है एग्जामिनर ने, वो बहुत ही डीपली लेवल पर हो चुका है। आवश्यकता है कि आपको ऐसा ही पढ़ना चाहिए। तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया तो मैं चाहूँगा कि आप पार्ट 1 को कंप्लीट करें, क्योंकि हम जिस प्रकार से सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं वो बहुत ही यूनिक है। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे स्पेशल साइट पंचमढ़ी। ठीक है, यहां पर भी एक अपवाद है। अब अपवाद क्या है वह आपको समझना होगा। देखिए, ये पंचमढ़ी है और मान लीजिए आप एमपीपीएससी के इंटरव्यू में है और आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी स्थित है और आपने बोल दिया कि यस है। ध्यान से सुनिए, पंचमढ़ी, पचमढ़ी नहीं, पंचमढ़ी आप बोल रहे हो और सामने वाला पूछ रहा है कि क्या पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में, और आपने कहा कि हाँ ठीक है स्थित है वो, तो आप भाई बाहर हो सकते हो, क्योंकि पंचमढ़ी नाम का कोई भी स्थान नहीं है, पचमढ़ी है ना कि पंचमढ़ी है। थोड़ा सा आपको यहां पर समझने की आवश्यकता है। इसे हम पचमढ़ी कहेंगे ना कि पंचमढ़ी कहेंगे। देखिए, स्पेशल साइट में आप देख सकते हैं ये पचमढ़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्यूटीफुल है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पर स्थित है, जिसे हम धूपगढ़ की चोटी कहते हैं। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना समझना है कि ये कहां पर स्थित है। तो इसके लिए जरूरी है कि एक मानचित्र और आपके सामने प्रस्तुत करूं मैं, और लीजिए स्पेशल साइट की सीरीज में मानचित्र आपके सामने है। पचमढ़ी जो है वह होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में यानी कि वर्तमान के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। पंचमढ़ी की पौराणिक कालखंडों में अगर हम चर्चा करें तो महाभारत काल से यह बताया जाता है कि इसके नाम की अगर हम चर्चा कर ले, पच यानी कि 5 पांडवों ने अपना कुछ अज्ञातवास का जो समय है वो यहाँ पर व्यतीत किया था, और मणि का अर्थ होता है गुफा, और इसी प्रकार से इस पूरे क्षेत्र का नाम हो गया पचमढ़ी। अब 1857 की क्रांति के दौरान कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने इसको एक्सप्लोर किया था, यानी कि इसकी खोज की थी। अब कई बार आपने 1857 के ऊपर वाली तिथियां भी पढ़ी होगी, बाकी वास्तविकता तो यही है कि 1857 में इसको खोज लिया गया था। इसके बाद यहाँ पर बाइसन संग्रहालय वगैरह स्थापित किए गए हैं। पंचमढ़ी कोई ऐसा नहीं कि एक हिल स्टेशन है तो आप सिर्फ इसको यहाँ पर ऐसे ही एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर इतना ही आप पढ़ पाते हो। देखिए, यहाँ पर है ना 10,000 साल पुराने 10,000 साल पुराने यहाँ पर शैल चित्र भी पाए गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शैल चित्रों के मामले में भी पंचमढ़ी की गिनती होती है, और पंचमढ़ी को वर्ष 2000 से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा माना गया है। अब ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि पंचमढ़ी कब से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का हिस्सा रहा है, तो आप आंसर कर सकते हो यहाँ पर 2000 से। अब क्या हुआ आगे, मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर कहने का मतलब है भारत सरकार ने यहाँ पर एक डिसीजन लिया। इसे 3 मार्च 1999 में प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया, यानी कि यह संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में आ गया, और इस तरह से मध्य प्रदेश का प्रथम हो गया। 26 मई 2009 को यूनेस्को के द्वारा इसे बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के पटल पर इसकी पहचान की गई। तो यूनेस्को ने इसको कब आइडेंटिफाई किया, एक ये वाली तारीख फैक्टर हो जाएगी, ये वाला सन आपका फैक्टर हो जाएगा 2009। ठीक है, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित हो रहा है, तो वर्ष 1999 में घोषित हुआ, इतना याद रख लीजिए। अब पंचमढ़ी के अंतर्गत आप देखें, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कुछ क्षेत्र आपको होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का, तो कुछ आपका बैतूल का दिखाई देगा। तो यहां पर देखिए आप ये वाला जो पार्ट है छिंदवाड़ा, और ये वाला पार्ट जो है बैतूल का है। अब ये तीनों ऐसे सर्कल में लगे हुए हैं, और इसी के क्षेत्र में यहाँ पर आपको पंचमढ़ी की चोटी दिखाई देती है। अब इसमें होशंगाबाद शामिल तो ही सही, छिंदवाड़ा का तमिया ब्लॉक जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तमिया ब्लॉक का पातलकोट वाला कुछ एरिया है वह भी इसके अंतर्गत है। इसके अलावा बैतूल का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार है, इतना याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है भैया पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार कितने डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको 3 आंसर करना है। 3 में से मान लीजिए नर्मदापुरम ना दे, यानी कि होशंगाबाद विकल्प पे ना हो, और स्थित है
किस क्षेत्र में स्थित है, जिला ना पूछते हुए क्षेत्र से भी प्रश्न निर्मित किए जा सकते हैं प्रश्न निर्माता के द्वारा। तो आप छिंदवाड़ा भी पूछा जा सकता है तो छिंदवाड़ा के साथ जाएंगे, और बैतूल अगर विकल्प पे रख दिया जाए तो बैतूल के साथ भी जा सकते हैं, मतलब छिंदवाड़ा नहीं होगा तो बैतूल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्मित किए जा सकते हैं, और आपको आवश्यकता है कि इस प्रकार का कंटेंट आप जरूर पढ़ें। इससे क्या है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब स्पेशल साइट यानी कि पंचमढ़ी को जेनेटिंग एक्सप्रेसवे हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां पर प्रदेश का प्रथम रेशम मंडी खोला गया है, यानी कि रेशम मंडी यहाँ पर खोली गई है। बहुत सारी चीजें और भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है। और यहाँ का जो हिल स्टेशन के नाम से फेमस है पंचमढ़ी, इसके अलावा यहाँ का जो पिक पॉइंट है हाईएस्ट एमपी का हमारे, तो कई बार आपने बुकों में 1350 भी पढ़ा है, बट अभी तक जो रिकॉर्ड निकल कर आ रहे हैं वो 1352 के भी आते हैं निकल के। तो थोड़ा सा इसको भी आपको देखना होगा, 1352 को भी आप थोड़ा सा याद रखें। ओके, 1352 भी हाइट इसकी अभी काउंट की जा रही है, और 1360 का भी कुछ सुनने में आता है। बाकी इसके कोई भी अभी दस्तावेज प्राप्त नहीं होगा कि 1352 का फाइनल है, क्योंकि फॉरेस्ट वालों का आंकड़ा है, तो इसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। 1350 पुराना है, 1352 अब नवीनतम है, तो इतना जरूर याद रखें आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब पंचमढ़ी बायो रिजर्व के अंतर्गत कौन सी रिवर बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो सीधी सी बात है तवा यहां से निकलती है। ठीक है, अब तवा को याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये था आपका स्पेशल साइट में पंचमढ़ी। पंचमढ़ी नाम का मध्य प्रदेश में कोई भी स्थान नहीं है। क्लियर। अब हम चर्चा करते हैं विल्डरनेस एंड हिस्ट्री साइट की। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि चलिए बताइए कि मध्य प्रदेश में विल्डरनेस एंड हिस्ट्री के कितने नेशनल पार्क है, या फिर सेंचुरी, या फिर किसको रखा जा सकता है, एसेट्रा। ओके, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये हमने तो पूरे नेशनल पार्क पढ़ लिए हैं, एमपी के 11 पढ़े हैं, कोई 12 बता रहा है। ठीक है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में, मैं आपको जरूर वहां पर बताऊंगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, भारी कंफ्यूजन हो जाएगा, भैया ये क्या नई चीज पूछ ली, क्योंकि इस टाइप से तो आपकी बुक में भी नहीं लिखा है और ना ही आपने पढ़ा है। ठीक है, तो विल्डरनेस एंड हिस्ट्री साइट पर अगर हम चर्चा करें तो दो को हम यहाँ पर पटल पर रख के देखते हैं। पहला आपका कुनो नेशनल पार्क, जो बहुत ही चर्चित है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और उसी दिन उन्होंने यहाँ पर चीते को ओपन किया था, या चीते उनको बाड़े में छोड़ा गया था, जो अफ्रीका से नामीबिया से लेकर आए थे। ठीक है, चीतों पर भी थोड़ा सा अपडेट रहे हैं आप यहाँ पर, वो अपडेट इसलिए रहना है कि टोटल 20 चीते अब तक आए थे, जिसमें से 2 की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। तो अब शेष जो बच्चे हैं वो 18 बच्चे हैं, और एक मादा ने दिसंबर के महीने में 4 बच्चों को यहाँ पर जन्म दिया है। तो ये कुछ फैक्ट है, बस इतना याद रखना है। वो चीते के नाम वगैरह तो कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, भाई कितने, क्या नाम था, उदय था, क्या था, सांसा था, एसेट्रा, ऐसे नाम वगैरह नहीं पूछे जाएंगे आपको। बस इतना याद रखना है कि आप जो संख्या शेष बची है वो 18 है। 70 साल बाद भारत में चीते लौट कर आए थे, और इसके बारे में मुझे लगता है कि आप करंट अफेयर्स के माध्यम से भी काफी अपडेट होंगे। बाकी कुनो नेशनल पार्क का जो छुपा हुआ इतिहास है उससे आप अपडेट नहीं है, तो इस पर हम गहन चर्चा करेंगे यहाँ पर, ताकि आपको फैक्ट काफी आसानी से पता चल सके। अब रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की थोड़ी सी चर्चा कर ले, तो देखिए ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये साइट्स, आप इसको इतने हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि इसका जो विस्तार है 2 जिलों में है। ओके, बट अभी के लिए अगर आप देखें रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है उससे लगी हुई है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां से मान लीजिए आपसे रिवर साइड्स के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई नर्मदा नदी के कौन से किनारे पर ये चलता है, यानी कि इसका विस्तार है, और कौन सी रिवर इसकी उत्तरी सीमा बनाती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और भैया ये और किस प्रकार का प्रश्न हो गया है। और रातापानी अभ्यारण्य नाम की उत्पत्ति कैसे होती है, देखिए यहाँ रातापानी एक ताल है, उसी के नाम से, उसी तालाब के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। चलिए साइट्स पर आगे बढ़ते हैं हम। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के कौन से जिले में लोकेट है, तो आप सीहोर डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करेंगे। और इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो सॉरी ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और मैंने मैप जो लगा दिया वो आपका सीहोर का लगा दिया, तो रायसेन याद रखना है आपको, सॉरी फॉर। तो प्रशासनिक क्षेत्र इसका रातापानी का आपको रायसेन देखने को मिलेगा। मैं बार बार याद दिला दूं, मैप पे सीहोर डिस्ट्रिक्ट रख दिया है, आप सिर्फ
इसको रायसेन को देखेंगे, रायसेन जिले में ये स्थित है। विस्तार की अगर हम चर्चा करें तो ये सीहोर जिले में तक विस्तारित है। अब टोटल वर्ग किलोमीटर का भी पूछा जाता है एग्जाम में, 82.90 825.90 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। यहां पर भीमबेटका रॉक शेल्टर इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। भीमबेटका रॉक शेल्टर का विस्तार यहां पर लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में है, ठीक है, तो कोई छोटा वोटा नहीं है, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है ये। इसके अलावा और भी चीजें यहाँ पर, गिन्नौरगढ़ का किला, इसका अपना एक अलग ही इतिहास रहा है, ठीक है। केरी महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है, रातापानी बांध यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, रातापानी जैसे हमने बताया आपको कि इसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ, झील वगैरह जो भी है। अब झोलियारपुर बांध जो है ये नया हो सकता है आप लोगों के लिए कि भाई झोलियारपुर बांध कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको आंसर करना चाहिए यहाँ पर रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य। मैं आपको याद दिला दूं कि मैप पर मैंने गलती से, या कह सकते हैं कि एडिटिंग में ये थोड़ा सा मिस होकर जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट का मैप लग गया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा। बट फिर भी मैं आपको मेरी वॉइस के माध्यम से आपको अपडेट कर रहा हूं कि इसका प्रशासनिक क्षेत्र रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन जिले में ये स्थित है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि विस्तार की अगर चर्चा करें इसके क्षेत्रफल की, तो ये 2 जिलों में विस्तारित है, रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। बस इतना याद रखना है। अब अभ्यारण्य में थोड़ी सी चर्चा कर ले। देखिए, नर्मदा नदी के किनारे से लगा हुआ, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा या फिर मैप पे भी अपने नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा होगा, जहां पर आपको पता चला होगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको एरस कर देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, नर्मदा नदी यहाँ से बहती है, साइड डिस्ट्रिक्ट उनकी सीमा बनाती हुई ऐसे बह रही है यहाँ पर, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर ये समांतर चलता है। जैसे जैसे नर्मदा नदी बह रही है उसी के समांतर ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी फैला हुआ है। तो नर्मदा नदी से बिल्कुल लगा हुआ है। इंटरव्यू में प्रश्न हो तो आंसर कर सकते हैं, या फिर प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, या फिर वनडे एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। बस इतना याद रखना है, इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक नई सीरीज और आएगी जहां पर आपको और भी डिस्ट्रिक्ट सीरीज में वैसे मैंने पढ़ाया भी है, तो इसको एक बार जरूर फॉलो कर लीजिएगा आप, जिला दर्शन सीरीज, वहां पर बहुत कुछ मिलेगा। कोलार नदी अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा बनाती है, इतना याद रखना है ना। पश्चिमी सीमा कौन सी बनाती है? कोलार रिवर। और अभ्यारण्य को पहली बार 1976 में अधिसूचित किया गया था और फिर इसको 1983 में विस्तारित किया गया। ध्यान दे, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया की फर्स्ट ऐसी सेंचुरी है जिसका अपना खुद का व्यक्तिगत लोगो है। तो ये लोगो इसका है, याद रखना, क्योंकि इसी के अंतर्गत आपने देखा भीमबेटका रॉक शेल्टर स्थित है। तो सीधी सी बात है, उसके कुछ चित्र भी यहां पर आप देख सकते हैं टाइगर के बैक साइड में, उसके पीछे की ओर। अगर ये प्रश्न हो कि भाई इंडिया की पहली सी सेंचुरी कौन सी है जिसका अपना खुद का व्यक्तिगत लोगो है, तो वह है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस इतना याद रखना है, बाकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। इससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन आपसे नहीं किए जा सकते हैं, अगर होंगे तो हम डिटेल में और पढ़ेंगे आगे। आप चर्चा करते हैं हम कुनो नेशनल पार्क की। ये सोयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो राजस्थान की बॉर्डर पर है पूरी तरह से। सबसे पहले अगर हम इस पार्क की बात कर ले या फिर इस लैंड एरिया की बात कर ले, जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो ये ग्वालियर रियासत के अधीन था। ध्यान दीजिए यहाँ पर। और 1902 में ग्वालियर जो रियासतकालीन राजपत्र होता है उसमें इसको व्यक्त किया गया है। इसकी डिटेल्स वहां पर बताई गई है कि भाई उनका ये क्षेत्र रहा है। अब क्या होता है कि मुगल सम्राट अकबर जो था 1564 में, आपने पढ़ा होगा कि बाज बहादुर पर 1561 और 1562 पर अटैक होता है रानी रूपमती को पाने के लिए। तो अकबर का भाई आदम खान ये अटैक वगैरह करता है, मांडू पर आक्रमण होंगे, सारंगपुर पर होंगे। तो अकबर जब यहां से रिटर्न जाते हैं तो अकबर ने 1564 में, ध्यान दीजिएगा, मालवा क्षेत्र से रिटर्न होते समय जब वो दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो शिवपुरी वाला एरिया, उस समय तो कोई डिस्ट्रिक्ट था नहीं, देखिए शिवपुरी आपके जस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो शिवपुरी वाला जो क्षेत्र था उसके पास के जंगलों में हाथियों के एक बड़े झुंड को इसने बंधक बना लिया था। ध्यान दीजिए कि अकबर के दरबार में जितने भी हाथी पहुंचाए जाते थे वो इसी फॉरेस्ट एरिया से जाते थे। तो अकबर को याद रखना है। बाकी आप इतिहासकार विश्वविख्यात अबुल फजल को भी जानते ही है, उन्होंने भी इस क्षेत्र का उल्लेख किया है और उन्होंने भी ये आइडेंटिफाई किया है कि देखिए एशियाई सिंह यहां पर पाए जाते थे। तो अबुल फजल ने भी इसका उल्लेख किया है। 1872 में एशियाई सिंह अंतिम बार गुना के पास देखा गया था, उसके कुछ साक्ष्य वहां पर प्राप्त हुए थे।
इसके बाद से ये अब तक देखने को नहीं मिला है ना। तो ये बाद में फिर अफ्रीका से लाने के वगैरह की कुछ योजनाओं पर काम चला है। वर्ष 1904 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा माधवराव सिंधिया द्वितीय, याद रखना है ये सेकंड थे, के लिए इन्होंने लॉर्ड कर्जन को आमंत्रित किया था। तो मिस्टर लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आ चुके हैं हंटिंग के लिए। आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाला जो फोटो मैंने आपके लिए रखा है, इसमें 2 टाइगर हंट कर दिए इन लोगों ने। तो ये है माधवराव सिंधिया द्वितीय साहब और ये है लॉर्ड कर्जन साहब। 2018 में इस क्षेत्र को 400 वर्ग किलोमीटर का भाग जोड़कर इसे 748 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित कर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया। तो पहले ये नेशनल पार्क नहीं था, 2018 के बाद ये नेशनल पार्क की कैटेगरी में शामिल हो गया। बस इतना याद रखिएगा आप यहां पर। और सोईपुर जिले में कुनो पालनपुर के नाम से पहले जाना जाता था, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। तो ये कुछ फैक्ट हैं कुनो नेशनल पार्क से जुड़े हुए। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम ऐसे, लॉर्ड कर्जन जब आया था तो लॉर्ड कर्जन ने कुछ टाइगर्स को यहाँ पर मारा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये एरिया काफी अच्छा है और महाराज साहब आपको जूनागढ़ के महाराज से मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूं। और वहां से अब जूनागढ़ जो गुजरात वाला पार्ट है, वहां से अब क्या है, कुछ टाइगर्स को यहाँ लाकर शिफ्ट कीजिए। तो इस परियोजना पर भी काम चला, कुछ टाइगर्स को वहां से लेकर भी आए, उन्हें शिफ्ट भी किया। तो उनमें से कुछ जो ऐसे सिंह टाइगर थे वो आदमखोर हो गए, तो कुछ गांव वालों को भी हानि पहुंचाने लगे थे। तो इस प्रकार से कुछ का संरक्षण हो पाया तो कुछ का नहीं हो पाया। तो वो प्रोजेक्ट पर काम करने की अगर हम बात करें तो आपका जो ग्वालियर रियासत रही है, इसने काफी बेजोड़ काम किए हैं। और ये ग्वालियर के राजा महाराजाओं की देन रही है कि ये वाला क्षेत्र अभी तक संरक्षित रह सका और रह पाया है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर चीतों को देख पा रहे हैं। हालांकि चीते लाने के बाद से कुछ राजा महाराजा जो है गुना के हैं या फिर राजस्थान वाले जो पार्ट वाला एरिया है वहां के है, तो उन्होंने काफी ऑब्जेक्शंस भी लिए कि भाई हमने तो आपको टाइगर्स लाने की बात की थी, अब टाइगर्स लेके नहीं आए और अब तो चीते लेकर आ गए, तो हमारा लैंड हमें वापस दे दो, एक्सेट्रा जो किला है ना। और कुनो नदी के नाम पर इसका नामकरण कुनो नेशनल पार्क रखा गया है, क्योंकि कुनो इसकी लाइफ लाइन मानी जाती है इस नेशनल पार्क की। तो बस इतना याद रखना है आपको। इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।